नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम ग्राम सभा पे डिस्कस कर रहे थे, है ना, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम ग्राम सभा क्या होती है, एक स्थायी निकाय है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं वे व्यक्ति होते हैं जिसके पास वोटर आईडी कार्ड हो, अर्थात संबंधित ग्राम के निर्वाचक नामावली में उनका नाम दर्ज होना चाहिए, तभी वह ग्राम सभा का क्या होगा, मेंबर होगा। क्लियर? तो दोस्तों, ग्राम सभा के मेंबर होने के लिए उस ग्राम में एक मतदाता सूची होना चाहिए, जिसका प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 4 में बताया गया है। उसी धारा 4 को डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, देखिए, इसके पहले हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं क्या जाता है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ग्राम सभा होती है ना, ग्राम सभा, यह ग्राम सभा बहुत सारे गांवों से मिलकर बनती है। सॉरी, एक ग्राम में बहुत सारे गांव होते हैं। एक ग्राम में बहुत सारे गांव हो सकते हैं। प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा होती है। प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा होती है, याद रखना है। प्रश्न उठता है कि प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा होती है, लेकिन दोस्तों जो जो ग्राम है ना, जिसे राज्यपाल ने विनिर्दिष्ट किया है, घोषित किया है, उस ग्राम की अपनी एक मतदाता सूची होती है। उस ग्राम की क्या होती है दोस्तों, अपनी एक मतदाता सूची होती है। मतदाता सूची होती है मेरे प्यारे बच्चों। मान लो किसी ग्राम को, किसी गांव या गांव के समूह को राज्यपाल ने ग्राम के रूप में घोषित किया है, विनिर्दिष्ट किया है, तो उस ग्राम की अपनी एक मतदाता सूची होगी। इसका प्रावधान धारा 4 में है। ठीक, अब यह धारा 4 मेरे प्यारे बच्चों ग्राम की मतदाता सूची के बारे में बात करता है। ग्राम की मतदाता सूची होगी, चाहे वह सामान्य क्षेत्र की ग्राम हो, सामान्य क्षेत्र की ग्राम हो, या अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम हो, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम हो, कोई भी ग्राम हो, चाहे वह सामान्य ग्राम की बात करें हम, चाहे अनुसूचित क्षेत्र की बात करें, कोई भी ग्राम हो, उसकी अपनी एक मतदाता सूची होगी। तो प्रश्न उठता है कि उस मतदाता सूची को तैयार कौन करता है। ठीक, तैयार कौन करेगा, कौन करेगा? ठीक, तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। राज्य निर्वाचन आयोग करता है। प्रत्येक राज्य का अपनी एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है। वही राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक ग्राम की मतदाता सूची को तैयार करता है। यह इतनी सारी बात कहता है कौन, धारा 4। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? राइट, इतनी सारी बात कहता है आपका धारा 4। ग्राम की अपनी एक मतदाता सूची होती है। उस मतदाता सूची को तैयार कौन करता है, तो याद रखना है राज्य निर्वाचन आयोग करता है।
प्रत्येक ग्राम की अपनी एक मतदाता सूची होगी। कौन सी ग्राम? जिसे राज्यपाल ने विनिर्दिष्ट किया है, घोषित किया है, उस ग्राम की मतदाता सूची होगा ही, अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक ना? अब उस ग्राम के जितने भी वोटर्स होंगे, जिस ग्राम में मतदाता सूची है, अब उस ग्राम में मतदाता सूची है तो उस ग्राम में वोटर्स भी होंगे। अब मतदाता सूची है तो उसमें पंजीकृत करना होगा, रजिस्टर्ड करना होगा। तो कौन कौन इसके लिए योग्य होते हैं और कौन कौन इसके लिए अयोग्य होते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, देखिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। धारा 5, धारा 5 क्या कहता है, देखिए अब ध्यान से। देखिए धारा 5 कहता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, कि ग्राम की मतदाताओं का पंजीकरण, चाहे मैं सामान्य क्षेत्र की बात करूं, सामान्य क्षेत्र की बात करूं या अनुसूचित क्षेत्र की बात करूं, अनुसूचित क्षेत्र की बात करूं, दोनों के लिए समान है। चाहे सामान्य क्षेत्र की ग्राम हो, चाहे अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम हो, उस ग्राम के मतदाता सूची में जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वह समान है। ग्राम की मतदाताओं का पंजीकरण, रजिस्टर्ड, क्या है इसका शर्त, इस शर्त को हम समझ लेते हैं। दो है, देखिए क्या क्या हो सकते हैं। एक हो सकता है कौन पंजीकृत हो सकता है, कौन पंजीकृत हो सकता है, हो सकता है। दूसरा है किन परिस्थितियों में पंजीकृत नहीं हो सकता, किन परिस्थितियों में, स्थितियों, किन परिस्थितियों में पंजीकृत नहीं हो सकता, पंजीकृत नहीं हो सकता। ठीक, मान लो किसी ग्राम के मतदाता सूची में कोई व्यक्ति पंजीकृत करना चाहता है, तो कौन व्यक्ति पंजीकृत हो सकता है, कौन पंजीकृत नहीं हो सकता, इसके बारे में प्रावधान है धारा 5 में। धारा 5 कहता है ग्राम की मतदाताओं का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। ठीक, यदि उस ग्राम की मतदाताओं का पंजीकरण हो जाता है तो वह ग्राम सभा का मेंबर होगा। यदि वह पंजीकृत से अयोग्य हो जाता है, निर्हित हो जाता है, तो वह ग्राम सभा का मेंबर नहीं होगा। राइट? तो कौन पंजीकृत हो सकता है? तो दोस्तों इसके लिए दो शर्त है, याद रखना। कितने शर्त? दो शर्त है, दो कंडीशन है। पहला क्या? पहला शर्त क्या है? दो में से एक फुलफिलमेंट होना चाहिए। दो शर्त में से कोई एक शर्त पूरा होना चाहिए, तभी वह पंजीकृत हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक ना? चलिए, पहला शर्त क्या है? ग्राम की संबंधित विधानसभा, वीएस लिखा हूं, मतलब विधानसभा की निर्वाचक नामावली में, विधानसभा की निर्वाचक नामावली, ठीक, में पंजीकृत हो। इस निर्वाचक नामावली में क्या होना चाहिए?
नामावली में पंजीकृत हो, पंजीकृत हो, तो वह ग्राम के मतदाता सूची में पंजीकृत हो सकता है। कैसे? उदाहरण के माध्यम से समझते मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, मान लो एक विधानसभा क्षेत्र है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यह विधानसभा क्षेत्र है जहां से जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं उसे विधायक कहा जाता है, एमएलए कहा जाता है। ठीक। अब इस विधानसभा में बहुत सारे ग्राम होंगे, ए ग्राम, बी ग्राम, सी ग्राम, डी ग्राम, ई ग्राम। मान लो कोई स्मॉल ए नामक व्यक्ति है, मान लो कोई स्मॉल ए नामक व्यक्ति है। जो ए नामक व्यक्ति है ना, ये इस विधानसभा में पंजीकृत है। इस विधानसभा की निर्वाचक नामावली में, निर्वाचक नामावली में क्या है? पंजीकृत है, पंजीकृत है। मान लो कोई स्मॉल ए नामक व्यक्ति किसी विधानसभा के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है, पहले से रजिस्टर्ड है, मतलब वह विधानसभा के चुनाव में भाग लेता है। विधानसभा मतलब ये विधायक के चुनाव में भाग लेता है। ऐसे व्यक्ति मान लो किसी भी ग्राम से संबंधित ग्राम के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने के लिए क्या होगा? योग्य होगा। कौन पंजीकृत हो सकता है? तो इस ग्राम के मतदाता सूची में पंजीकृत हो सकता है। समझ में आ गया होगा पहला शर्त। ठीक, चलिए पहला शर्त समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा शर्त क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा शर्त क्या है इसको हम समझ लेते हैं। यहां पर मैं लगा देता हूं या का मतलब या तो यह शर्त पूरा होना चाहिए या मैं दूसरा शर्त लिखने वाला हूं वो पूरा होना चाहिए। राइट। दूसरा शर्त क्या है? उस ग्राम की मामूली तौर पर निवासी हो। उस ग्राम की मामूली तौर पर क्या हो? निवासी हो, रेसिडेंस निवासी हो, तो वह ग्राम की मतदाताओं की सूची में पंजीकृत होने के लिए क्या होगा? अर्हित होगा, योग्य होगा। ग्राम की मतदाताओं का पंजीकरण कैसे होगा? यदि वह उस ग्राम के मामूली तौर पे निवासी है तो पंजीकृत होने के लिए योग्य है। कैसे मामूली तौर? मामूली तौर क्या होता है? मामूली तौर का निवासी, पहली बात याद रखना, निवासी क्या होता है जी? निवासी। रेसिडेंस कहते किसे हैं? तो रेसिडेंस निवासी एक इकोनॉमिकल कंसेप्ट होता है, आर्थिक अवधारणा होता है। यदि आप आर्थिक दृष्टि से किसी क्षेत्र में रह रहे हैं तो आप निवासी कहे जाएंगे। जैसे मैं किसी ए नामक ग्राम में आर्थिक दृष्टि से, या मैं किसी क्षेत्र का टीचर हूं, पढ़ा रहा हूं, या कहीं दुकान खोल के बैठा हूं, किसी भी आर्थिक दृष्टि से ए नामक ग्राम में 6 माह या 6 माह से अधिक समय तक रहता हूं, किसी क्षेत्र में, किसी ग्राम में 6 माह या 6 माह से अधिक समय तक के लिए रहता हूं आर्थिक दृष्टि से, तो मैं उस ग्राम की मामूली तौर पर निवासी कहलाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? उस ग्राम की मामूली तौर पर निवासी कहलाऊंगा मैं, और उस ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए मैं योग्य हो जाऊंगा। अर्थात उस ग्राम का मैं मतदाता होने के लिए पंजीकृत हो सकता हूं, मतदाता बनने के लिए।
मैं मामूली तौर पे निवासी हूं उस ग्राम का, या तो दोस्तों यह शर्त पूरा होना चाहिए। अगर यह शर्त पूरा नहीं हो पा रहा है तो यह शर्त पूरा होना चाहिए। दो ही शर्त है, मात्र दो शर्त, ठीक ना। दोनों में से कोई एक शर्त पूरा होना चाहिए, तभी वह उस ग्राम के मतदाताओं का पंजीकरण हो सकता है, रजिस्टर्ड हो सकता है मतदाता सूची में। अदरवाइज नहीं हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। यदि वह ग्राम सभा की मतदाता सूची में पंजीकृत हो जाता है तो वह व्यक्ति उस ग्राम सभा का मेंबर कहलाएगा, सदस्य कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो शर्त हम समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किन परिस्थितियों में पंजीकृत नहीं हो सकता, वो कंडीशन क्या है। किस परिस्थिति में कोई व्यक्ति ग्राम के मतदाता सूची से अयोग्य हो सकता है, निर्हित हो सकता है। ठीक, वो कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को हम समझने वाले हैं। इसके लिए भी शर्त है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शर्त है मेरे प्यारे बच्चों। शर्त, पहला शर्त क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लिखिए ध्यान से। ठीक, एक से अधिक ग्राम के मतदाता सूची में पंजीकृत का हकदार नहीं होगा। ठीक, क्या? एक से अधिक ग्राम, एक से अधिक ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए हकदार नहीं होगा। पंजीकृत, ठीक, पंजीकृत का हकदार नहीं होगा, का हकदार नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा। मान लो दोस्तों ए नामक गांव है, बी नामक गांव है। मान लो कोई एक व्यक्ति है, यह व्यक्ति ए नामक ग्राम के मतदाता सूची में पहले से पंजीकृत है, तो बी नामक ग्राम के मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हो सकता। मतलब केवल एक ही ग्राम के मतदाता सूची में पंजीकृत हो सकता है, एक से अधिक ग्राम के मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हो सकता। ठीक, पहले से किसी ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत है और वहां से आके किसी ग्राम में 6 माह से अधिक समय के लिए रहता है और कहता है मैं तो इस ग्राम की मामूली तौर पे निवासी हूं, तो मैं इस ग्राम के मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए योग्य हूं, वो कहता है, तो ऐसे में दोस्तों वह अयोग्य हो जाएगा, क्योंकि पहले से किसी न किसी ग्राम की मतदाता सूची में वो पंजीकृत है। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा शर्त क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा शर्त आप लिखिए, दूसरा कंडीशन क्या हो सकते हैं। यदि पहले से, मान लो कोई व्यक्ति यदि पहले से, देखिए स्लो मोशन में लिखिए, यदि पहले से किसी स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकारी की मतदाता सूची मतदाता सूची या निर्वाचक नामावली में, सूची में पंजीकृत हो। मान लो कोई व्यक्ति पहले से कोई लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकारी की निर्वाचक नामावली में या मतदाता सूची में पंजीकृत है,
तो वह दोस्तों उस ग्राम की, किसी ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हो सकता। ये दो शर्त हैं। प्रश्न उठता है स्थानीय प्राधिकारी कहते किसे हैं? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत स्थानीय प्राधिकारी को राज्य माना गया है, स्टेट माना गया है। स्थानीय प्राधिकारी अपने आप में एक राज्य है, समझ रहे हैं ना? स्थानीय प्राधिकारी जैसे कोई कोई दोस्तों जिसको आदेश देने का अधिकार होता है, जिसे अधिसूचना जारी करने का अधिकार होता है, ये सब स्थानीय प्राधिकारी कहलाते हैं। जिसका उल्लेख संविधान में हो या संसदीय अधिनियम से उस संस्था का गठन किया गया है, वे सब स्थानीय प्राधिकारी कहलाएंगे। उस स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत जो निर्वाचक नामावली होते हैं, यदि उस निर्वाचक नामावली में पहले से रजिस्टर्ड है, वह व्यक्ति किसी ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, समझ में आ गया होगा। यह रहा हमारा क्या, ग्राम की मतदाताओं का पंजीकरण। चाहे वो सामान्य क्षेत्र की ग्राम हो, चाहे वह अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम हो दोस्तों, उसका जो रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, पंजीकरण कैसा होता है, इसका प्रोसेस हम समझा दिए। ठीक ना? यदि वह पंजीकृत हो जाता है तो वह उस ग्राम की, उस ग्राम सभा का क्या हो जाएगा दोस्तों, मेंबर हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है ग्राम सभा का मेंबर, सदस्य वही होता है जिसके पास उस ग्राम की वोटर आईडी कार्ड हो, और वोटर आईडी कार्ड तभी होगा जब उस ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए योग्य हो। राइट? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम धारा नंबर आते हैं दोस्तों 6 पे। मैं एक एक धारा को डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, बहुत ही फ्लो चार्ट के माध्यम से। जब ओरिजिनल में पढ़ेंगे तो आपको लैंग्वेज दोस्तों बहुत टफ लगेगा, जिसे मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मुझे दावा है दोस्तों, धारा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने पीएससी के एग्जाम में देखा होगा, ज्यादातर पंचायती राज में धारा से पूछा गया है, धारा मैच करने को पूछा जाता है। ठीक, मैं एक भी क्वेश्चन को बाहर जाने नहीं दूंगा, विश्वास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए धारा नंबर 6, धारा नंबर 6 क्या कहता है, ग्राम सभा का सम्मेलन। ठीक, ग्राम सभा के सम्मेलन, भाई मान लो कोई ग्राम सभा है, किसी ग्राम सभा को कार्य करना है। ग्राम सभा किस लिए बनाया गया है? कि वो ग्राम पंचायत के कार्यों का क्रियान्वयन कर सके, इंप्लीमेंट कर सके, ग्राम पंचायत के कार्यों का जांच कर सके, इसलिए ग्राम सभा बनाया गया है। ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली की बुनियादी इकाई होती है। जब ग्राम सभा कार्य करेगा तो हवा में कार्य नहीं करेगा। ग्राम सभा को कार्य करने के लिए बैठक की आवश्यकता होती है, सम्मेलन की आवश्यकता होती है। बिना सम्मेलन के कोई भी ग्राम सभा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए धारा 6 में, सेक्शन 6 में ग्राम सभा का सम्मेलन के बारे में प्रावधान है। आखिर ग्राम सभा का सम्मेलन कैसे होगा? ग्राम सभा के सम्मेलन को पढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, ग्राम सभा का सम्मेलन का जो प्रकार होता है, कितने प्रकार के सम्मेलन होते हैं ग्राम सभा में, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो सम्मेलन के प्रकार, हेडिंग बनाइए ऐसा फ्लो चार्ट के माध्यम से। सम्मेलन का प्रकार, सम्मेलन मतलब बैठक का प्रकार, सम्मेलन का प्रकार मेरे प्यारे बच्चों। ग्राम सभा में बहुत प्रकार के क्या होते हैं, सम्मेलन होते हैं, बैठक होते हैं अलग अलग।
उसका नाम क्या है? ठीक ना? तो लिखते जाइए। एक होता है दोस्तों आपका सामान्य सम्मेलन। सामान्य सम्मेलन होता है, ठीक, सामान्य सम्मेलन। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों विशेष सम्मेलन। विशेष सम्मेलन होता है। तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या? वार्षिक सम्मेलन होता है। वार्षिक सम्मेलन होता है। ठीक। चौथा क्या होता है? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक होता है। ये मूलतः 4 प्रकार के सम्मेलन होते हैं ग्राम सभा में। अगर आपसे पूछे ग्राम सभा में कितने प्रकार के सम्मेलन होते हैं तो सामान्यतः 4 प्रकार के। क्या? एक सामान्य सम्मेलन, दूसरा विशेष सम्मेलन, थर्ड वार्षिक सम्मेलन, फोर्थ संयुक्त बैठक। ठीक ठीक दोस्तों, सामान्य सम्मेलन का प्रावधान आपके धारा 6 में है। धारा 6 में है। विशेष सम्मेलन का प्रावधान धारा 6 में है। राइट। वार्षिक सम्मेलन का प्रावधान धारा 7 के क्लॉज 2 में है। याद रखना, ग्राम सभा का जो वार्षिक सम्मेलन होता है जिसका प्रावधान है धारा 7 के क्लॉज 2 में। राइट। संयुक्त बैठक का प्रावधान दोस्तों आपके धारा 6 में है। धारा 6 में है। मात्र एक सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन का प्रावधान धारा 7 के क्लॉज 2 में है। बाकी जितने भी सम्मेलन हैं इसका प्रावधान धारा 6 में है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा। अब एक एक सम्मेलन को हम विस्तार से डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहले हम पढ़ेंगे क्या? सामान्य सम्मेलन। चलिए मिटा देता हूं जी मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, पहला हेडिंग बनाइए आपका सामान्य सम्मेलन। कंसेप्ट को समझिए आप। सामान्य सम्मेलन। यह जो सामान्य सम्मेलन होता है, यह सम्मेलन दोस्तों ग्राम सभा का प्रत्येक 3 माह में एक बार होता है। ग्राम सभा का जो सामान्य सम्मेलन होता है, पहली बात इसके बारे में नोट कीजिए, प्रत्येक 3 माह में, प्रत्येक 3 माह में एक बार, एक बार। ठीक। प्रत्येक 3 माह में एक बार जो ग्राम सभा की सम्मेलन होता है ना, उसी को सामान्य सम्मेलन कहा जाता है। प्रत्येक 3 माह में, प्रत्येक 3 माह में एक बार, जो एक बार है दोस्तों यह कम से कम एक बार है। कम से कम एक बार मतलब मिनिमम एक बार। ठीक। सामान्य सम्मेलन के अंतर्गत ग्राम सभा के जो सम्मेलन होता है प्रत्येक 3 माह में कम से कम मिनिमम एक बार होना चाहिए। प्रत्येक 3 माह में अनिवार्य है।
एक बार। ठीक, अगर हम व्यवहार में बात करें दोस्तों, ये कानून कहता है ना, ये बात कहता है आपका कानून, धारा 6 कहता है ये कानून में लिखा हुआ है कि प्रत्येक 3 माह में भाई, प्रत्येक 3 माह में एक बार अनिवार्य रूप से ग्राम सभा का सम्मेलन होना चाहिए, यह कानून कहता है। मतलब साल में 12 माह होते हैं तो 3 चौक 12, मतलब 4 सम्मेलन अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए, यह कानून कहता है। यह अधिकतम का प्रावधान नहीं करता है, यह कानून अधिकतम, कम से कम 3 माह में एक बार होना चाहिए। अधिकतम कितनी बार कर लें आप, जैसे कम से कम 3 माह में एक बार, 3 माह में मिनिमम का प्रावधान करता है। मिनिमम कितनी बार होना चाहिए, तो एक बार होना चाहिए ग्राम सभा का बैठक सम्मेलन प्रत्येक 3 माह में। प्रत्येक, इसको समझिए ध्यान से ना, प्रत्येक 3 माह में मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम एक बार का प्रावधान करता है, सम्मेलन होना चाहिए। मैक्सिमम का प्रावधान नहीं करता है। मैक्सिमम कितना बार भी हो सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितना बार भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बार होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार भी नहीं किए, मिनिमम एक बार होना चाहिए। अधिकतम अपनी मर्जी से कितनी बार भी हो सकती है। मैक्सिमम का प्रावधान नहीं करता है कानून, मिनिमम का प्रावधान करता है। इसलिए तो लिखा हुआ है कि प्रत्येक 3 माह में एक बार, कम से कम एक बार ग्राम सभा का क्या होना चाहिए, सम्मेलन होना चाहिए। ठीक, लेकिन व्यवहार में हम बात करें, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में प्रावधान क्या है दोस्तों, वर्तमान में देखिए इसी धारा के तहत, सामान्य सम्मेलन के तहत वर्तमान में छत्तीसगढ़ में एक वर्ष में 6 सम्मेलन होता है, 6 बैठक होता है, 6 बैठक होता है। एक वर्ष में 6 बार सम्मेलन होता है, एक वर्ष में। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में एक वर्ष में 6 बैठक होता है, जिसका तिथि फिक्स है और कुछ तिथि को सुझाई गई तिथि पर होता है। कौन कौन फिक्स है दोस्तों, याद रखना है। तिथि फिक्स है, तिथि क्या है दोस्तों, फिक्स। और दूसरे तरफ लिख लीजिए सुझाए गए तिथि पे, सुझाए गए तिथि पर, सुझाए गए तिथि पर। फिक्स तिथि क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रखना है। फिक्स तिथि क्या है, तो जनवरी से स्टार्ट करना ट्रिक के माध्यम से। देखिए जनवरी से, जब जनवरी में जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस को याद करेंगे आप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर, मतलब 23 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी। इस 23 जनवरी को ग्राम सभा का सम्मेलन होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। फर्स्ट मंथ में, जनवरी में ग्राम सभा का सम्मेलन होता है अनिवार्य रूप से, कोई नहीं रोक सकता। 23 जनवरी को होगा मतलब होगा, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए मेरे दोस्तों, 23 जनवरी को ग्राम सभा का सम्मेलन होना अनिवार्य है। ठीक, पहला। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है, दूसरा अप्रैल में जाएंगे, जनवरी के बाद सीधा अप्रैल में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब को याद रखना है, जिसे बाबा साहब कहा जाता है। ठीक, तो 14 अप्रैल को किसका जन्म जयंती है जी, तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्म जयंती है। तो 14 अप्रैल को ग्राम सभा का सम्मेलन होना अनिवार्य है। ठीक,
तीसरा आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें तीसरा याद रखना है आपको, अगस्त जाना है। अप्रैल, देख जनवरी के बाद अप्रैल, अब अप्रैल के बाद अगस्त। अगस्त में आपको याद रखना है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को। कब? तो दोस्तों 20 अगस्त याद रखना है, 20 अगस्त। 20 अगस्त को ग्राम सभा का सम्मेलन होना अनिवार्य है। हम बात किए सुभाष चंद्र बोस की, हम बात किया डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब की, हम बात किए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की, तो महात्मा गांधी को कैसे छोड़ सकते हैं? महात्मा गांधी भी होना चाहिए। तो महात्मा गांधी सुनते ही दोस्तों हमको याद आता है चौथा तिथि 2 अक्टूबर याद आता है। 2 अक्टूबर को भी ग्राम सभा का सम्मेलन होना अनिवार्य है। राइट, ये 4 तिथि फिक्स है। एक वर्ष में 6 सम्मेलन होगा, जिसमें से 4 तिथि फिक्स है। 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर। जीवन में नहीं भूलना है दोस्तों, सीने में गोदा लेना है। ठीक, अब कुछ दोस्तों कुछ मंथ ऐसे हैं, कुछ माह ऐसे हैं जिसमें तिथि फिक्स नहीं है। माह फिक्स है, महीना तो फिक्स है, लेकिन तिथि फिक्स नहीं है, वो सुझाए गए तिथि पर होता है। जैसे पहला मैं बात करूं, यहां तो 4 हो गया, यही लिख देता हूं 5। मैं बात करूं जून की, कड़कती धूप, गर्मी का मौसम है, ठंडा ठंडा कुल, ठीक ना। गर्मी का मौसम है जून में ग्राम सभा का सम्मेलन होना अनिवार्य है, लेकिन तिथि फिक्स नहीं है। जैसे जनवरी में तिथि फिक्स है, 23 जनवरी को होगा। अप्रैल में तिथि फिक्स है, 14 अप्रैल को होगा। अगस्त में तिथि फिक्स है, 20 अगस्त को होगा। अक्टूबर में तिथि फिक्स है, 2 अक्टूबर को होगा। लेकिन जून में ग्राम सभा का सम्मेलन तो होगा, लेकिन तिथि फिक्स नहीं है, यह सुझाए गए तिथि पर होगा। सुझाए गए तिथि पर होगा, सुझाए गए तिथि पर। इसे पूछा जाता है किस माह में सुझाए गए तिथि पर ग्राम सभा का सम्मेलन होता है, तो आंसर होगा जून माह और एक नवंबर माह। छठवा लिख लीजिए आप, छठवा नवंबर में भी मेरे प्यारे बच्चों तिथि फिक्स नहीं है, महीना फिक्स है। जून और माह फिक्स है, जून में भी ग्राम सभा का सम्मेलन होगा और नवंबर में भी ग्राम सभा का सम्मेलन होगा, लेकिन तिथि डेट फिक्स नहीं है, वह सुझाए गए तिथि पर होगा। ग्राम सभा की सुझाए गए तिथि पर होगा। इस प्रकार दोस्तों सामान्य सम्मेलन के अंतर्गत हम कुल एक वर्ष में 6 सम्मेलन होता है जो अनिवार्य है, इसको पढ़ चुके। यह सब के सब आपके सामान्य सम्मेलन में आते हैं। सामान्य सम्मेलन का पहला कंसेप्ट है कि प्रत्येक 3 माह में, मेरे प्यारे बच्चों याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक 3 माह में एक बार, यह पहला कंसेप्ट है, एक बार होना चाहिए, मिनिमम एक, अधिकतम कर सकते हैं ना, मतलब 2 बार करना चाहे तो हो सकता है। प्रत्येक 3 माह में यदि 3 बार करना चाहे तो हो सकता है, 4 बार करना चाहे तो हो सकता है, लेकिन कम से कम एक मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, मैक्सिमम का प्रावधान नहीं है जी। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक वर्ष में 6 बैठक को फिक्स कर दिया। हमारे सरकार ने 6 बैठक को फिक्स कर दिया कि इस फला फला तारीख को, फला फला माह में ग्राम सभा का सम्मेलन होना चाहिए। ठीक, यह रहा आपका सामान्य सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं विशेष सम्मेलन में। देखिए
दूसरा आपका सम्मेलन होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या जी, विशेष सम्मेलन। देखिए दूसरा लिखिए विशेष सम्मेलन। विशेष सम्मेलन, मान लो दोस्तों सामान्य सम्मेलन तो हम पढ़ चुके, सामान्य सम्मेलन पढ़ चुके हैं कि सामान्य सम्मेलन प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होता है। एक वर्ष में 6 बार होते हैं, जिसका तिथि फिक्स है, जिसका माह फिक्स है। इसके अलावा यदि बीच में सम्मेलन लेना चाहे तो उसे विशेष सम्मेलन कहा जाता है। विशेष सम्मेलन का शर्त क्या है? कौन विशेष सम्मेलन बुला सकता है? कौन बुलाएगा विशेष सम्मेलन? स्पेशल असेंबली। स्पेशल असेंबली बुलाता कौन है? यह इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला विशेष सम्मेलन कब होगा? विशेष सम्मेलन कब कब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो पहला आंसर हो सकता है ग्राम सभा, ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य लिखित मांग करेंगे, लिखित मांग पर ग्राम सभा के कुल सदस्य के 1/3 सदस्य यदि लिखित रूप से मांग करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि ग्राम सभा का बैठक बुलाना अनिवार्य है, तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का विशेष बैठक होगा, सम्मेलन होगा। 1/3 सदस्य का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मान लो किसी ग्राम सभा में 100 मेंबर हैं, 100 सदस्य हैं किसी ग्राम सभा में, तो 100 का 1/3 निकालेंगे ना तो कितना आएगा दोस्तों? तो 33% आएगा, 33 व्यक्ति निकल के आएगा। तो 33 व्यक्ति से अधिक, 33 व्यक्ति से अधिक यदि लिखित रूप से मांग करते हैं तो ग्राम सभा का विशेष सम्मेलन बुलाया जा सकता है। कितने दिनों के भीतर? तो आंसर होगा 30 दिनों के भीतर। अभी लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। या दूसरा जनपद पंचायत, जनपद पंचायत। तीसरा जिला पंचायत, जिला पंचायत। फोर्थ कलेक्टर साहब, कलेक्टर। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? ऐसा अपेक्षा करते हैं, ऐसा अपेक्षा करते हैं। तो दोस्तों यदि समझिए ध्यान से इस चारों पॉइंट को, ये आपका क्या है? विशेष सम्मेलन है। विशेष सम्मेलन यदि उस ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 या उससे अधिक सदस्य लिखित रूप से मांग करते हैं या अपेक्षा करते हैं, तो 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर सम्मेलन अनिवार्य होगा, अनिवार्य होगा। 30 दिनों के भीतर सम्मेलन क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा, ठीक।
या जनपद पंचायत ऐसा अपेक्षा करता है कि ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाना चाहिए एक बार, तो 30 दिनों के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन होगा। या जिला पंचायत ऐसा अपेक्षा करता है कि ग्राम सभा का भाई सम्मेलन होना चाहिए, तो 30 दिनों के भीतर सम्मेलन अनिवार्य रूप से होगा। यदि कलेक्टर साहब स्वयं ऐसा अपेक्षा करता है कि ग्राम सभा का सम्मेलन होना चाहिए, तो 30 दिनों के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन होगा। ऐसे सम्मेलन को मेरे प्यारे बच्चों विशेष सम्मेलन कहा जाता है। विशेष सम्मेलन हमेशा 30 दिनों के भीतर होता है, 30 दिनों के भीतर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यह है आपका विशेष सम्मेलन। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आपके क्या वार्षिक सम्मेलन को। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं मिटाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आते हैं हम तीसरे पे, हमारे वार्षिक सम्मेलन पे। देखिए तीसरा है आपका वार्षिक सम्मेलन। ये वार्षिक सम्मेलन कब होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमको समझना है। पहली बात याद रखना, इसका प्रावधान क्या है वार्षिक सम्मेलन का प्रावधान। अगर आपसे प्रावधान पूछे कि वार्षिक सम्मेलन का प्रावधान किस धारा में है, अगर ये पूछे आपसे, तो आंसर होगा धारा 7 के क्लॉज 2 में इसके बारे में प्रावधान है। ठीक, कितनी बार होता है, कितनी बार होता है वार्षिक सम्मेलन, अगर आपसे कोई पूछे तो आंसर होगा दोस्तों वर्ष में एक बार। वर्ष में एक बार होगा। वर्ष में एक बार क्या होता है दोस्तों, वार्षिक सम्मेलन होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कब होता है वार्षिक सम्मेलन मेरे प्यारे बच्चों, कब होता है, आंसर में अगर आपसे पूछे तो आंसर होगा आगामी वित्तीय वर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह पूर्व, 3 माह पूर्व क्या होना चाहिए, वार्षिक सम्मेलन होना चाहिए। जैसे अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है, आगामी वित्तीय वर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है दोस्तों, तो वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, वित्तीय वर्ष कहलाता है। इस आगामी वित्तीय वर्ष के कम से कम 3 माह पूर्व समाप्ति से है ना, समाप्ति के, मान लो ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने वाले हैं, इस समाप्ति के कम से कम 3 माह पूर्व ना, यहां लिख लीजिए, मैं भूल गया हूं, कम से कम 3 माह पूर्व क्या होगा, वार्षिक सम्मेलन होगा। राइट, सामान्यतः कब होता है, अब अप्रैल से 3 माह में
करूं, मतलब समाप्ति कब हो रहा है, तो मार्च 31 मार्च, 31 मार्च को क्या हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो रहा है, वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है। अब 3 माह पूर्व करूं तो सामान्यतः निकल के आता है दिसंबर में। तो सामान्यतः कब होता है, अगर आपसे पूछे, माह में पूछे, सामान्यतः, सामान्यतः कब, सामान्यतः शब्द लगाया हूं, कब, तो मार्च से 3 माह पूर्व मेरे प्यारे बच्चों निकल के आता है क्या, दिसंबर में होता है। सामान्यतः कब, तो आंसर होगा दिसंबर में गुरुजी। ठीक, अगला प्रश्न पूछेगा कहां होता है, कहां होता है, कहां होता है, तो आंसर निकल के आएगा पंचायत के हेडक्वार्टर में। लिख देता हूं ग्राम पंचायत के हेडक्वार्टर में, ग्राम पंचायत के मुख्यालय मैं लिख देता हूं हेडक्वार्टर। ग्राम पंचायत का जो मुख्यालय होता है वही वार्षिक सम्मेलन होता है। वर्ष में कितनी बार, तो एक बार। कब होता है, तो आगामी वित्तीय वर्ष के समाप्ति के कम से कम 3 माह पूर्व। तो सामान्यतः कब भाई, तो दिसंबर माह में। कहां होता है, तो ग्राम पंचायत के हेडक्वार्टर में होता है। ठीक, इस वार्षिक सम्मेलन का कार्यसूची का है, क्या है, क्या कार्यसूची तैयार करते हैं, इसका कार्य क्या है, इस सम्मेलन का, वार्षिक सम्मेलन का महत्व क्या है, इसमें क्या कार्य किया जाता है। तो दोस्तों 5 मुद्दों पर चर्चा किया जाता है, 5 मुद्दों पर कार्य किया जाता है। लिख लीजिए, इस सम्मेलन का महत्व, महत्व या कार्य लिख दीजिए, कार्य कितने मुद्दों पर होता है, तो आंसर होगा 5 मुद्दों पर। कितने मुद्दों पर, 5 मुद्दों पर, यह आपको नहीं भूलना है। वार्षिक सम्मेलन पे जो कार्य होते हैं, जो चर्चा होते हैं, वो 5 मुद्दों पर होते हैं। पहला, लेखाओं का वार्षिक विवरण, पहला लेखाओं का, लेखाओं का वार्षिक विवरण, लेखाओं का वार्षिक विवरण। इसमें कीवर्ड आपको याद रखना है दोस्तों, लेखा, लेखा, लेखा का वार्षिक विवरण, लेखा शब्द को याद रखना है। जैसे लेखा शब्द माइंड पे आए तो आंसर आ जाना चाहिए कि वार्षिक सम्मेलन में लेखाओं के वार्षिक विवरण पे चर्चा होता है, लेखाओं के वार्षिक विवरण पे कार्य किया जाता है। लेखा शब्द इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है। ठीक, दूसरा जो कार्य होता है, पूर्व वित्तीय वर्ष, पूर्व वित्तीय वर्ष, जो पूर्व वित्तीय वर्ष है उस पूर्व वित्तीय वर्ष का एक प्रशासनिक रिपोर्ट होता है। पूर्व वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट, प्रशासनिक रिपोर्ट, रिपोर्ट पर क्या होती है, चर्चा होती है। जो पूर्व वित्तीय वर्ष है, पहले वाले, पिछला जो वित्तीय वर्ष है, उस वित्तीय वर्ष का अपने प्रशासनिक रिपोर्ट बना होगा। उस प्रशासनिक रिपोर्ट पर चर्चा होती है इस वार्षिक सम्मेलन में। ठीक, इसमें कीवर्ड आपको याद करना है, प्रशासनिक रिपोर्ट। जहां माइंड पे रिपोर्ट शब्द दिखे, रिपोर्ट, तो माइंड पे क्लिक होना चाहिए कि वार्षिक सम्मेलन, तो रिपोर्ट पे चर्चा होती है, प्रशासनिक रिपोर्ट। ठीक है ना, ठीक है ना, प्रशासनिक रिपोर्ट। ठीक है जी, चलिए दूसरा आपको याद रखना है, तीसरा याद रखना है,
आगामी वित्तीय वर्ष का आगामी वित्तीय वर्ष का आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित है का प्रस्तावित विकास व अन्य कार्य इसमें कीवर्ड याद रखना है, विकास से संबंधित कार्य। मान लो विकास से संबंधित कोई कार्य पूछे तो वार्षिक सम्मेलन में होता है। एक और ट्रिक है, जैसे पूर्व वित्तीय वर्ष की बात करें या आगामी वित्तीय वर्ष की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, चाहे पूर्व वित्तीय वर्ष पिछला वाला वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर या आगामी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर की बात करें, ये दोनों की चर्चा वार्षिक सम्मेलन में होती है। राइट। चौथा आपको याद रखना है, चौथा किस पे चर्चा होती है? अंतिम संपरीक्षा ऑडिटिंग, अंतिम संपरीक्षा से संबंधित अंतिम संपरीक्षा से संबंधित दिए गए उत्तर इसमें जो कीवर्ड है याद रखना है संपरीक्षा। जैसे ही संपरीक्षा शब्द दिखाई दिए तो माइंड पे क्लिक करना चाहिए कि ये तो बात वार्षिक सम्मेलन की हो रही है। ठीक। जो पांचवा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पांचवा, उसका कीवर्ड मैं बता देता हूं, बजट। प्रत्येक पंचायत की, ग्राम पंचायत की एक बजट होती है। उस बजट को दोस्तों ग्राम सभा में रखा जाता है, ग्राम सभा के वार्षिक सम्मेलन में रखा जाता है। तो बजट पे चर्चा होती है वार्षिक सम्मेलन पे। क्लियर है यहां तक? बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझ चुके हैं दोस्तों। क्या क्या समझ चुके हैं कि सामान्य सम्मेलन क्या होता है, विशेष सम्मेलन क्या होता है, ठीक, वार्षिक सम्मेलन क्या होता है। अब हम समझेंगे संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त सम्मेलन। राइट। चलिए चौथा हम पढ़ते हैं संयुक्त सम्मेलन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मैं एक एक कंसेप्ट को डील कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। इससे बाहर याद रखना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। कुछ कंसेप्ट बच भी जाता है तो यह सब्जेक्ट पूरा होने के बाद मिसलिनियस के रूप में लिखा दूंगा, लेकिन दावा करता हूं एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, विश्वास के साथ पढ़िए आप। चलिए आते हैं हम आपका चौथा सम्मेलन पे। चौथा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा सम्मेलन है जी? तो संयुक्त सम्मेलन है, जिसे संयुक्त बैठक कहा जाता है। संयुक्त बैठक, ये जो संयुक्त बैठक होते हैं इसमें क्या होते हैं? कब होता है संयुक्त बैठक? अगर आपसे पूछे कब, देखिए संयुक्त बैठक या संयुक्त सम्मेलन, एक तो हम केंद्र की परिप्रेक्ष्य से बात करें, संघ के परिप्रेक्ष्य से बात करें मेरे प्यारे बच्चों, संसद की परिप्रेक्ष्य से बात करूं
तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच संयुक्त बैठक होता है, जिसे संयुक्त अधिवेशन कहा भी जाता है। राज्य विधानसभा में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अगर मैं राज्यों की परिप्रेक्ष्य से बात करूं तो राज्यों में दोस्तों, राज्यों के विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद के बीच संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, लेकिन ग्राम सभाओं में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ग्राम पंचायत में नहीं है। ग्राम पंचायत में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। जनपद पंचायत में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। जिला पंचायत में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ग्राम सभा में है। अगर मैं पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो केवल दो संस्था, दो संवैधानिक संस्था, दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के बीच संयुक्त बैठक का प्रावधान है, दूसरा संवैधानिक संस्था है ग्राम सभा। दो या दो से अधिक ग्राम सभा के बीच विवाद हो जाता है तो ग्राम सभा के बीच क्या हो सकता है? संयुक्त बैठक हो सकता है। देखिए कब संयुक्त बैठक होगा? तो दो या दो से अधिक ग्राम सभा के बीच, ग्राम सभा के बीच विवाद होने पर, दो से अधिक ग्राम सभा के बीच विवाद होने पर क्या होता है? संयुक्त बैठक होता है। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, ये ए नामक ग्राम पंचायत है, ए ग्राम पंचायत है मेरे प्यारे बच्चों। इस ए नामक ग्राम पंचायत में बहुत सारे ग्राम सभा होंगे। एक ग्राम सभा, बी ग्राम सभा, सी ग्राम सभा, डी ग्राम सभा, क्योंकि आपको पता है कि ग्राम सभाओं से मिलकर ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम सभाओं से मिलकर ग्राम पंचायत बनता है। तो इस ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सारे ग्राम सभा होंगे। मान लो इस ग्राम सभा ए और ग्राम सभा बी के बीच कोई विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, तो इन दोनों के बीच, ये ए और बी के बीच संयुक्त बैठक होगा। संयुक्त बैठक होगा। ठीक, तो कब संयुक्त बैठक होता है? तो दो या दो से अधिक ग्राम सभा के बीच कुछ विवाद हो जाते हैं किसी विषय को लेकर, तब संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इस संयुक्त बैठक में ए ग्राम सभा के सदस्य भी जाएंगे, बी ग्राम सभा के सदस्य भी जाएंगे, अर्थात ए ग्राम सभा के जितने भी मतदाता हैं वो जाएंगे और बी ग्राम सभा के जितने भी मतदाता हैं वो सभी भाग ले सकते हैं। कहां होगा ये बैठक? संयुक्त बैठक कहां होगा? कहां होगा अगर आपसे कोई पूछे तो पंचायत के, ग्राम पंचायत के हेडक्वार्टर में, मुख्यालय में, ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होगा, हेडक्वार्टर में। ठीक, ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होगा। अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करेगा? तो याद रखना है दोस्तों, सामान्य क्षेत्र में सरपंच करता है। कौन करेगा? सरपंच अध्यक्षता करेगा। अनुसूचित क्षेत्र को हम पेशा अधिनियम में पढ़ेंगे।
अध्यक्षता कौन करेगा इस संयुक्त बैठक का? तो सरपंच करेगा मेरे प्यारे बच्चों। अध्यक्षता करेंगे, जैसे ये सरपंच साहब यहां बैठे हुए हैं, सामने में 2 या 2 से अधिक ग्राम सभा के बीच के मेंबर बैठे हुए हैं, तो जो भी निर्णय लिया जाएगा, कैसे निर्णय लिया जाएगा? तो जो निर्णय लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसको याद रखना है आपको। निर्णय जो लिया जाता है वह बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक, ये रहा हमारा दोस्तों सम्मेलन का प्रकार। ग्राम सभा में सम्मेलन 4 प्रकार के होते हैं, जिसको हम दोस्तों बारी बारी से डिस्कस कर चुके हैं। अब जब सम्मेलन होगा तो सम्मेलन में दोस्तों एक गणपूर्ति की आवश्यकता होती है, कोरम की आवश्यकता होती है। ठीक, जिसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि सम्मेलन बुलाता कौन है, गणपूर्ति के उत्तरदायित्व किसका होता है, गणपूर्ति कितना होना चाहिए, यदि गणपूर्ति नहीं हो पाता है तो क्या होगा। उसके बाद दोस्तों ग्राम सभा के कृत्य क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, इन सभी विषयों पर हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। मैं दावा करता हूं एक भी प्रश्न बाहर जाने नहीं दूंगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। प्रैक्टिस कीजिए, आप बार बार रिवीजन कीजिए। थैंक यू।